A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma. You are watching परचम. आज है 5th of April और आज के करंट अफेयर हमको करने हैं डिस्कस. नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया देखें. साग कैलेंडर क्या बोलता है? चैत्र महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, चांद अभी भी घट ही रहा है और आज एकादशी है जिसे हम ग्यारस भी कहते हैं. कई घरों में मम्मियों ने ग्यारस का व्रत रखा हुआ होगा. अच्छा, कपड़े रिपीट है, सेशन नया है. कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी होता है, मैम कल रिकॉर्ड कर लिया था क्या? इट इज़ ओके टू रिपीट क्लोथ्स, इजंट इट? और जब नए कपड़े हों तो 4 दिन पहन लेने चाहिए. चलिए, ऑन अ लाइटर नोट आई सेड दैट. ओके, सो कल जो सेशन लिया था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर डिस्कस करते हैं. यहाँ से शुरुआत करते हैं. व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी इन 2024 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्शन दिया था, उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रोजेक्शन आया है कि 2024 में हमारा जो जीडीपी है किस रेट से ग्रो करेगा, उसका आंसर क्या होगा? 7.5% होगा. और कल एक बहुत सिली सी मिस्टेक मैंने आपको बताते में कर दी थी कि जो जुपिटर है उसके टोटल कितने मून्स हैं. जुपिटर के नहीं, सॉरी, सैटर्न के टोटल कितने मून्स हैं? मैंने 196 बता दिया था, 146 है भाई. मैंने बाद में देखा है 196 कहाँ से है. किसी बच्चे ने रिस्पांस दिया था और वो मेरा ओवरलुक हो गया, मैंने उनका पिक कर लिया था, उन्होंने गलत आंसर दिया हुआ था. ठीक है, 146 मून्स हैं. सबसे ज़्यादा मून हैं सैटर्न के पास में और टोटल कितने हैं? 146 है, 196 नहीं है. टेक नोट ऑफ इट. आज ना मैंने किसी का भी रिस्पांस ऑफ द मतलब पिक नहीं किया है जो आंसर्स दिए. काफ़ी सारे बच्चों ने गलत आंसर किए. मैंने आपसे नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पूछे थे, आप में से मेजॉरिटी ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बता दिए, आपने रैंडम सर्च किया है. न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब जैसे राजस्थान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहीं पे काफ़ी सारे रिएक्टर्स लगे हुए हैं, तो आपने रिएक्टर का काउंट दे दिया है, मुझे पावर प्लांट्स का काउंट नहीं दिया. सो आज मैंने पिक नहीं किया. वैसे भी क्वेश्चन ज़्यादा मैंने पूछे नहीं थे. ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि आज जो भी कुछ हम पढ़ेंगे नए बच्चों को मैं बताना चाहूँगी कि उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा. एक तो आप परचम ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे स्टोर है और उसमें फ्री मटेरियल सेक्शन है, वहाँ आपको मिल जाएगा. या फिर आप परचम के टेलीग्राम से ले सकते हो. हिंदी का पीडीएफ अलग, इंग्लिश का पीडीएफ अलग. लिंक आपको लाइव चैट में पिन कर दिया गया है. ठीक है, अगर आपको मंथली सीए मैगजीन चाहिए तो आपको 7 तारीख तक रुकना पड़ेगा. 7th of every month तक मंथली सीए मैगजीन हर महीने की आ जाती है इंग्लिश में, और हिंदी वाली 10 तारीख तक आती है. सारे जितने भी टॉपिक्स हैं पूरे महीने के कैटेगरी वाइज हम लगा देते हैं और बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज मैगजीन होती है. स्टैटिक जीके भी इसमें कवर्ड होता है. अगर आपको मंथली सवाल ई बुक चाहिए जिसमें हम एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं तो उसके लिए भी आपको 10 तारीख तक रुकना पड़ेगा. 10th of every month तक आएगी. अच्छा, एक चीज़ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम लोग जो रफ्तार ई मैगजीन लाते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हेडलाइंस होती हैं, है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम न्यूज़ लेकर के आ जाते हैं. पहले हम 6 मंथ में ये कंपाइलेशन लाते थे, हम सोच रहे हैं क्वार्टरली कर दें इसको, हर 3 महीने में आपके लिए ले आएँ ताकि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हों उसमें आपको हेल्प मिल जाए रिविजन में. तो मुझे बताइएगा आपको क्वार्टरली रफ्तार चाहिएगी क्या? डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलिए. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है जैसे पीडीएफ बैंक है या सीए सब्सक्रिप्शन है तो मंथली या फिर जो भी कुछ आप करंट अफेयर पढ़ते हो वो इसमें अप टू डेट होता जाता है उसका पीडीएफ, और इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट का भी. आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो परचम ऐप पे जाकर के आप सब्सक्रिप्शंस और कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो. एसएससी का कोर्स भी अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस का बहुत अच्छे से बनाया हुआ कोर्स है. आपके जो भी अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स हैं उनमें काम आएगा, वो भी आप परचम ऐप पे चेकआउट कर सकते हो. ज़्यादा जानकारी चाहिए अबाउट कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन, कुछ बाय किया नहीं मिला या फिर डिस्काउंट्स की, तो आप हेल्पलाइन नंबर को कॉन्टैक्ट कर लो. पीडीएफ प्रॉब्लम के लिए मेल कर सकते हो या ऐप चैट में मेंशन कर सकते हो. ठीक है, चलो शुरू करें आज के सेशन को. हमने 2 दिन पहले एक वीक के बारे में पढ़ा था, नेशनल मैरीटाइम वीक. याद है कुछ? मर्चेंट नेवी वीक या नेशनल मैरीटाइम वीक. और उसको हमने कहा था कि 30th मार्च से शुरू होकर 5th of April तक वो चलेगा, और 5th April जब वो खत्म होगा उस दिन हम ऑब्जर्व करेंगे नेशनल मैरीटाइम डे. तो आज 5th April को आता है नेशनल मैरीटाइम डे. इसको हम मर्चेंट नेवी डे भी बोलते हैं. ठीक है, और इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? बिकॉज इसी दिन 5th of March 1919 में 1919 में सबसे पहली हमारी जो इंडियन वेसल थी एसएस लॉयल्टी, उस जिसको सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ने ओन कर रखा था, उसने अपनी पहली जर्नी की थी मुंबई से लेके लंदन तक 1990 में 5th of April को, और इसीलिए हम इसको नेशनल मैरीटाइम डे की तरह मनाते हैं. और इस बार 61st नेशनल मैरीटाइम डे है. गॉट इट? तो 5th April किस तरह से ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे या नेशनल मर्चेंट नेवी डे.
और ये जो पूरा वीक हमने ऑब्जर्व किया ना, उसकी थीम अनाउंस की गई थी, डे की थीम अनाउंस नहीं है। वीक की थीम क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए फटाफट से एक क्विक रिविजन कर दिया ना। एक और इम्पॉर्टेंट डे 3rd ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया और सारी पब्लिकेशंस में इंक्लूडिंग PIB अब आया है, तो हम इसको अब कवर करेंगे। रेजिंग डे आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो मेडिकल यूनिट संभालते हैं मेनली आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, नाम में इनके आर्मी आता है लेकिन ये नेवी एयरफोर्स को भी अपनी सर्विसेज देते हैं। सो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का रेजिंग डे कब मनाया गया? 3rd ऑफ अप्रैल को मनाया गया। 260th रेजिंग डे इस बार था, 260वां रेजिंग डे। ओके, एंड 3rd अप्रैल को ये मनाया गया। इनका रेजिंग ईयर क्या था? 1764। 1764 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स को रेज किया गया था, यानी शुरू किया गया था। इनका मोटो क्या होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, नहीं, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया, वो बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। उसमें से एक सेंटेंस है सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें, और वही इनका भी मोटो है। ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आर्मी पर्सनल्स को, वेटरन्स को जिन्होंने अपनी सेवाएं छोड़ दी हैं, लेकिन उनको भी सर्विसेज देते हैं, फैमिलीज को सर्विसेज देते हैं। ठीक है, सो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, इनका रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया 3rd ऑफ अप्रैल को। ठीक है जी, ओके। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिकल अचीवमेंट इंडिया के अंदर सामने आया है, और वो ये है कि हमने CAR-T सेल थेरेपी इंडिया में ही इजाद करके और अब उसको लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। ये कैंसर से रिलेटेड एक थेरेपी है और बहुत महंगी थेरेपी होती है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो, उसको हमने 90% कट कर दी है कॉस्ट, और बहुत सस्ते दरों में कंपेरेटिवली ग्लोबल रेट से हम अपने इंडियंस के लिए ला पाए हैं। और इसी का जो इनॉग्रेशन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। कहाँ? IIT मुंबई, IIT बॉम्बे में। सो मुर्मू जी लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट, भारत की पहली जीन थेरेपी है ये कैंसर के लिए, और IIT मुंबई के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, इन्होंने मिलकर के इस पूरी जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है, इसको सामने लेकर के ये आए हैं। सो कंट्री की पहली एंटी कैंसर CAR-T सेल थेरेपी है ये। जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका नाम क्या है थेरेपी का? NexCAR19। NexCAR19 इस थेरेपी का नाम है, और इसका टाइप क्या है? इट इज़ अ CAR-T सेल थेरेपी, राइट। सो IIT बॉम्बे ने किसके साथ में मिलकर बनाया है? टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। एक्चुअली डिज़ाइन जो किया गया, पूरा R&D जो किया गया है इस थेरेपी का, वो IIT बॉम्बे ने किया है। और इसकी जो टेस्टिंग होनी थी कि भाई ये थेरेपी सही है या नहीं है, पूरी जो इसकी टेस्टिंग वगैरह हुई है, वो टाटा मेमोरियल ने की है। सो NexCAR19 CAR-T थेरेपी जो है, इसको डेवलप किया IIT बॉम्बे ने। उनका एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, यानी IIT बॉम्बे ने ही एक स्टार्टअप रख रखा है स्टूडेंट्स वगैरह के साथ मिला करके, इम्यूनो एक्ट। और उसी में जो स्टूडेंट और प्रोफेसर्स हैं और साथ में डॉक्टर्स फ्रॉम टाटा मेमोरियल, दे ऑल हैव वर्क टुवर्ड्स इट। सो डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस और जो ट्रांसलेशनल स्टडीज़ वगैरह थी वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने की है। वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल CAR-T सेल थेरेपी ये होने वाली है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर। गॉट इट? नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। अभी हमने कैंसर सेल से रिलेटेड बात की है, अब एक और इन्वेंशन हुआ है इंडिया के अंदर, जिसमें ऑप्टी-ड्रॉप प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है टू स्टडी सिंगल सेल्स। इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं उनकी स्टडी के लिए ड्रॉपलेट्स वगैरह में उन सेल्स को डाल करके और उनकी स्टडी की जाएगी। और अगेन ये भी बहुत कम लागत में, बहुत सिंपलर मेथड से करने के लिए ऑप्टी-ड्रॉप प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। नाउ ये ऑप्टी-ड्रॉप प्लेटफॉर्म किसने बनाया? ठीक है, तो उससे पहले देखिएगा, C-CAMP किसने बनाया? C-CAMP बेंगलुरु बेस्ड है। C-CAMP डेवलप्स न्यू ऑप्टी-ड्रॉप प्लेटफॉर्म टू स्टडी सिंगल सेल। C-CAMP का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। बेंगलुरु बेस्ड है, साथ में IIT मद्रास ने भी इनके साथ में काम किया, एंड दे हैव डेवलप्ड ऑप्टी-ड्रॉप। ऑप्टी एंड ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर सेल्स को डाल करके स्टडी किया जाएगा। सो नॉवल यानी नया माइक्रो फ्लूइड चिप बेस्ड प्लेटफॉर्म इन्होंने ये बनाया। ऑप्टी-ड्रॉप क्या है? माइक्रो फ्लूइडिक चिप बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम ऑप्टिकल सेंसिंग से सेल्स की स्टडी कर सकते हैं, और एक्सपेंसिव ओपन स्पेस मेथड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत कम लागत के अंदर ये टेस्टिंग हो जाएगी। और इसकी
हेल्प कहाँ मिलेगी? मेडिकल लाइन के अंदर, एग्रीकल्चर लाइन के अंदर सेल्स की स्टडी करने के लिए, हाउ दे आर ग्रोइंग, मल्टीप्लाइंग, व्हाट इश्यूज दे आर फेसिंग, इन सब के लिए इस ऑप्टीड्रॉप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। सो इसमें यहाँ क्या ध्यान रखना है? सी कैंप बेंगलुरु का ध्यान आपको रखना है। अगली खबर के लिए चलते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रोज कुछ ना कुछ खबर तो आ ही रही है। एक छोटी सी न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन ने रोप किया है यानी ब्रिंग इन किया है आयुष्मान खुराना को, यूथ को अर्ज करने के लिए कि जाइए वोट दीजिए। ओके, सो आयुष्मान खुराना स्पेशल अपील के लिए लाए गए हैं बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में स्टैटिक अभी रिसेंटली हमने बहुत पढ़े हैं, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस बार हम, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो बाकी कमिश्नर्स हैं उनके बारे में स्टैटिक कई बार पढ़ चुके हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख ही दिया है, वरना आई वाज थिंकिंग आपसे पूछूंगी, कोई बात नहीं। What chemical is used in the ink which is authorized for general elections in India? जनरल इलेक्शन में जब हम वोट देते हैं इंक लगाई जाती है ना, उस इंक में मेनली क्या होता है जिसकी वजह से वो हटती भी नहीं है ना? क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट या केमिकल उसके अंदर होता है? मेनली सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है उस इंक के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ेंगे। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था अग्नि 5 मिसाइल, है ना। अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है, सक्सेसफुली किया गया है, और उस मिशन को एक नाम दिया गया था। ये जो टेस्ट फायर किया गया वो किसी मिशन के तहत किया गया, तो मिशन का नाम बता दो। अग्नि 5 मिसाइल का जो टेस्ट हुआ था वो तो रहा अग्नि 5। अब आपसे जो बताया जा रहा है वो ये है अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि सीरीज में ही अग्नि प्राइम मिसाइल भी है। इट हैज़ ऑल्सो बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इन ओडिशा। सो अग्नि 5 मिसाइल को स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया है। और कहाँ? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, यहीं पे मेजरली टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। और सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है, जितने भी इसमें पैरामीटर्स चेक करने थे वो चेक कर लिए गए हैं, एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। रिलायबल परफॉर्मेंस के साथ ये वर्क कर रही है। अब क्या है अग्नि प्राइम मिसाइल? देखो, अग्नि 5 मिसाइल जब हमने पढ़ी थी, ध्यान दीजिएगा, मैं अग्नि 5 की बात कर रही हूँ। अग्नि 5 मिसाइल जब हमने पढ़ी थी, हमने देखा था कि बॉलिस्टिक है, यानी कि इस तरह की ट्रेजेक्टरी पे वर्क करेगी, लैंड से आप छोड़ोगे और जाकर के लैंड पे गिरेगी। और उसमें मल्टी हेड्स थे, यानी आपने यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी और वो मल्टीपल वॉर हेड्स के साथ गिरेगी। न्यूक्लियर केपेबल थी, बॉलिस्टिक थी और लॉन्ग रेंज थी। अगर आपको इंडिया में रह करके चाइना पे अटैक करना है या मान लीजिए यूरोप तक अपनी मिसाइल फेंकनी है, तो आपको अग्नि 5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लॉन्ग रेंज थी, अराउंड 5000 किलोमीटर की रेंज थी। अब यहीं पे अग्नि प्राइम की अगर हम बात करें, प्राइम की बात करें, तो ये मीडियम रेंज मिसाइल है, ठीक है। न्यूक्लियर केपेबल ये भी है, बॉलिस्टिक ये भी है, लेकिन ये मीडियम रेंज की है, अराउंड 1000 to 2000 किलोमीटर की रेंज रखती है। तो मेनली पाकिस्तान के लिए इस मिसाइल को रेडी किया गया है, ठीक है। चाइना तक नहीं पहुंच पाएगी ये मिसाइल। सो इट इज़ अ मीडियम रेंज न्यूक्लियर केपेबल बॉलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। ये भी न्यू जनरेशन मिसाइल है, जैसे अग्नि 5 न्यू जनरेशन है, इसी तरह से अग्नि प्राइम भी न्यू जनरेशन मिसाइल है, और ये रिप्लेस करेगी कुछ पुराने मिसाइल्स को, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि 1, अग्नि 2। ये 2 डेकेड पहले बनाई गई थी, 20 साल पहले की पुरानी मिसाइल्स हैं, और अब उतनी केपेबल नहीं है। इनको रिप्लेस किया जाएगा अग्नि P से। तो न्यू जनरेशनल मिसाइल है। स्पेसिफिकली न्यूक्लियर स्ट्राइक्स अगेंस्ट टारगेट्स इन पाकिस्तान, इसके लिए इसको रेडी किया गया है। ओके, चलें जी आगे। लो, आप इतने टाइम से जो बोल रहे थे कच्छ थीवो आइलैंड के बारे में, हम थोड़ी ब्रीफिंग कीजिए, मुद्दा क्या है। हालांकि ये डिस्कशन हमने फरवरी में भी किया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस, फरवरी ऑनसेट पे हमने डिस्कशन किया होगा। तो कच्छ थीवो आइलैंड ने वापस से प्रोमिनेंस, ये जो इशू है पूरा इस आइलैंड का, इसने वापस से प्रोमिनेंस पकड़ी है। वाई? बिकॉज PM मोदी और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कांग्रेस और DMK के ऊपर आरोप लगाया है कि जो MK स्टालिन जी जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु के CM हैं, कि भाई आपकी जो कांग्रेस थी पहले, राइट, उन्होंने बिना इंडियन सेंटिमेंट्स का ध्यान रखे कच्छ थीवो आइलैंड श्रीलंका को यूं ही सौंप दिया, राइट। जबकि कांग्रेस का और पार्टी का, DMK का ये कहना था कि भाई हमारे पास कंडीशंस ही ऐसे बने थे, हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन अब सरकार ने बोला नहीं, आपने तो सेंटिमेंट का ध्यान नहीं रखा, आपने सीधे इसको हैंड ओवर कर दिया। तो ये क्या है मुद्दा, एंड व्हाट इज दिस कच्छ थीवो आइलैंड कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये? और इंडिया ने श्रीलंका को दिया तो कब दिया, क्यों दिया, और दे दिया तो अब ये कंट्रोवर्सी क्यों है भाई? ठीक है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये कंट्रोवर्सी अब क्यों है, वो है लोकसभा इलेक्शंस, है ना। इलेक्शन जब भी आते हैं तो जो भी पार्टीज होती हैं,
जो पावर में हैं, जो ऑपोजिशन में हैं मेनली, वो एक दूसरे के ऐसे धागे निकालने की कोशिश करती हैं, ऐसे मुद्दे निकालने की कोशिश करती हैं जिनसे पब्लिक लाइट के अंदर उनको नेगेटिव दिखाया जा सके। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न है कि वापस से ये मुद्दा क्यों आया है। सो लोकसभा इलेक्शंस हैं और पॉलिटिकल रो वापस आ गया है। ये जो कच्छथीवू आइलैंड है, एक तो ये बैरन है, यहाँ पे कोई उपज नहीं होती, यहाँ पे फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं है, इसलिए इनहेबिटेड है, कोई नहीं रहता यहाँ पे, राइट। और ये करीब 1.6 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड है और इसको श्रीलंकन टेरिटरी इंडिया ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी 1974 में, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है भैया आप श्रीलंका के अंदर इसको ले लो। लेकिन अब दिक्कत क्या है, हमारे जो मछुआरे हैं, हमारी जो फिशिंग कम्युनिटी है, वो इस एरिया के आसपास फिशिंग करती है और अभी से नहीं, सैकड़ों सालों से श्रीलंका के और इंडिया के मछुआरे यहाँ पे फिशिंग करते थे और आराम से करते थे। दिक्कत कहाँ शुरू हुई थी, जब ब्रिटिश रूल था तो सिलोन यानी श्रीलंका वाले एरिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और इंडिया की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं, कॉमन आप फिशिंग नहीं कर सकते, ये हमारे अंडर में, वो हमारे अंडर में। तब से 1921 से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसके पहले इस कंट्रोवर्सी का कहीं मेंशन नहीं था। दोनों साइड के, इंडिया और सिलोन, सिलोन श्रीलंका, आज का श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के मछुआरे आते थे, अपनी जाल वाल सुखाते थे और अगर कोई इलीगल ट्रैफिकिंग का सामान आ रहा है तो वहाँ छुपाते थे, जाकर के अपनी फिशिंग विशिंग करते थे, तो तब तक कोई समस्या नहीं थी। कहानी कब शुरू होती है, 1921 में, ब्रिटिश टाइम में शुरू होती है। तो आज की अगर हम बात करें तो बैरन आइलैंड है, इनहेबिटेड है, कोई नहीं रहता वहाँ पे, बस एक चर्च है जहाँ पे एक साल में एक बार 2 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें दोनों साइड के लोग जाते हैं और पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सो पीएम मोदी ने कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कज़ागम यानी डीएमके को बोला है कि आपने कैलेसली, है ना, विदाउट कंसिडरिंग द इंडियन सेंटिमेंट, आपने ये आइलैंड गिव अवे कर दिया था। लोकेशन देखो, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ओके, ये गल्फ ऑफ मन्नार आ गया, ये पाक स्ट्रेट आ गया, ये वाला हिस्सा, और उसी में ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है ये कच्छथीवू आइलैंड है। अगर आप इसको और देखेंगे तो ये हमारा रामेश्वरम है, इससे करीब 33 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, और श्रीलंका का जो जाफना है उससे करीब 62 किलोमीटर ये साउथ वेस्ट में पड़ता है। ये है कच्छथीवू आइलैंड। ठीक है, इतनी बात समझ में, कहाँ लाया करता है, ये पाक स्ट्रेट में लाया करता है। ओके, अब अगर आपको आइडिया लग गया है लोकेशन का, ये देखो ये पूरा पाक स्ट्रेट है और उसमें ये कच्छथीवू आइलैंड है, अब अच्छे से दिख गया। और राइट, अब थोड़ा मुद्दा समझ लो भाई, समझा दिया वैसे तो मैंने, अब कुछ नया समझने का इसमें है नहीं। ओके, सो कच्छथीवू पाक स्ट्रेट के अंडर है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हिस्टोरिकली इसको फिशर फोक यूज़ करते थे दोनों नेशंस के, कोई समस्या नहीं थी। करीब 14 नॉटिकल माइल्स, जो पानियों में डिस्टेंसेस होते हैं उनको नॉटिकल माइल्स के अंदर नापा जाता है। रामेश्वरम से करीब 14 नॉटिकल माइल्स से वेस्ट साइड में पड़ता है, ईस्ट साइड में पड़ता है, राइट। अब डिस्कशन कब शुरू हुए रेस्ट्रिक्शन पे कि कौन इस एरिया को यूज़ करेगा कौन नहीं करेगा, 1921 में शुरू हुए, जब गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया की और ब्रिटिश सिलोन की आपस में मुठभेड़ पे आ गई कि नहीं भाई ये हमारे अंडर में आता है, वो हमारे अंडर में आता है। तो इंडियन गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट था, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि हमारे जो राजा ऑफ रामनाथ हैं, यानी जिसको हम रामनाथपुरम कहते हैं अब, सो वहाँ के जो राजा हैं उन्हीं की ज़मींदारी में ये एरिया आता है, यहाँ से तो हम टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं। और बाद में और भी जो डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, द हिंदू ग्रुप ने ही निकाल करके और सामने पेश किए थे कि ये जो ज़मींदारी से टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है, 1940s के आसपास तक ये टैक्स हमने वसूला है। तो शुरू से ही, टाइम्स इममेमोरियल से, ये रामनाथ की जो पूरी टेरिटरी थी, जो पूरा ज़मींदारी सिस्टम था, उनके अंडर में ये एरिया आता था। ठीक है, वहीं जो सिलोन वाली सरकार थी, ब्रिटिश थे, उन्होंने ये कहा कि डायसिस ऑफ जाफना के अंडर में है, पोर्टुगीज़ ने अपने अंडर में किया था और हमारे हिस्से का पार्ट है ये, उनका ये आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, तो उन्होंने बीच में एक ये थ्योरी भी आई कि पहले ये श्रीलंका का पार्ट था, राइट, लेकिन जब राजाओं के बीच में आपस में भी कुछ एरियाज जीते और हारे जाते थे, तब रामनाथ के टेरिटरी के अंडर ये आ गया, रामनाथ के टेरिटरी में। सो कुल मिलाकर के इंडिया का आर्ग्यूमेंट था कि रामनाथपुरम के जो राजा थे उनके अंडर में आता है, सिलोन का ये कहना था कि हमारे डायसिस के अंडर में आता है। ओके, आगे चलते हैं। ये जो 1921 से मुद्दा चालू हुआ, तो ये मुद्दा ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता था। इस पे स्टॉपिंग कब लगी, 1974 में लगी। 1974 में उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी इंडिया की, और श्रीलंका के श्रीमा आर.डी. बंदरनाइके। तो बंदरनाइके जी और इंदिरा गांधी जी के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है जिसमें हम रिकग्नाइज करते हैं कच्छथीवू एज अ पार्ट ऑफ श्रीलंका टेरिटरी, और ये कहा गया कि हिस्टोरिकल बैकड्रॉप को देखते हुए और सारी चीज़ें देखते हुए हम इसको श्रीलंका की टेरिटरी मान लेते हैं। ओके, अब लेकिन क्या हुआ कि फिशिंग, उसमें हालांकि लिखा गया था कि भाई फिशिंग के बारे में भी बात की गई थी, कौन कितना यूज़ करेगा, लेकिन फिर भी एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट साइन होता है मार्च 1976 में, करीब 2 साल बाद।
74 में पहला अग्रीमेंट हो गया। दूसरा अग्रीमेंट 76 में साइन होता है, खास तौर पे फिशिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसाइड करने के लिए। इकोनॉमिक जोन यानी यहाँ जो भी रिसोर्सेज है कौन यूज़ करेगा, फिशिंग कौन करेगा, नहीं करेगा। उसके अंदर ये बात कही गई कि दोनों देश के जो फिशरमैन हैं वो बिना परमिशन एंगेज नहीं करेंगे यहाँ फिशिंग करने के लिए। ओके, अगर आपको करना है इन हिस्टोरिक वाटर्स में फिशिंग या यहाँ की टेरिटोरियल सीज और एक्सक्लूसिव जोन्स जो हैं उनको अगर आपको यूज़ करना है तो आप परमिशन लोगे श्रीलंका और इंडिया की। श्रीलंका वाले अगर यूज करना चाह रहे हैं इंडिया की परमिशन होनी चाहिए, इंडिया वाले यूज करना चाह रहे हैं श्रीलंका की परमिशन होनी चाहिए। ये अग्रीमेंट 76 में आ जाता है, ठीक है। फिर ये बात शांत हो गई। फिर मुद्दा वापस कब गरमाया? 15 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली, जब 1991 में जयललिता जी की सरकार थी, सीएम थी जयललिता तमिलनाडु की, और उन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि ये जो कच्छ थी वो आइलैंड है, हम इसको रिट्रीव करना चाह रहे हैं क्योंकि ये इंडिया का ही हिस्सा था, ठीक है। और बाकायदा ऐसे कोई हमने एक्सीड नहीं किया है, हमने रिटन फॉर्म में इसको हैंडओवर एज सच नहीं किया है कि सारे दस्तावेज वगैरह के साथ में हमने इनको श्रीलंका को दे दिया हो, हमने ऐसी कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं की है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कंट्रोवर्सी वहाँ से तूल पकड़ती है वापस। समझ में आ गया। और अब वापस तूल क्यों पकड़ी हुई है? अगेन इसीलिए कि भाई इसको हम श्रीलंका को दें नहीं दें, है या नहीं है तो कांग्रेस ने ऐसे ही क्यों दे दिया, ये सारा मुद्दा वापस खड़ा हो गया। गॉट इट? समझ में आ गया? कच्चा थी वो आइलैंड, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट अदरवाइज नहीं है। फिशिंग कम्युनिटी के लिए ज़रूर एक सेंटिमेंट्स होल्ड करता है, इंडिया के टेरिटोरियल हिस्से का पार्ट है, उस तरह से ज़रूर ये सिग्निफिकेंस होल्ड कर सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो ये आइलैंड इकोनॉमिकली या रिसोर्स वाइज बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, इनहेबिटेड भी है। ओके, चलिए मुद्दा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की तरफ। सो अर्जुन एरिगैसी, किसकी हम बात कर रहे हैं? अर्जुन एरिगैसी चेस प्लेयर हैं और अब इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हो गए हैं। हाँ जी, विश्वनाथन आनंद जी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और इन्होंने फिडे की यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की इंडिया में नंबर 1 रैंकिंग ले ली है। ओवरऑल ग्लोबली ये 9th रैंक पे आ चुके हैं। विच रैंक ही हैज़ इन द वर्ल्ड? 9th रैंक इंटरनेशनल चेस रैंकिंग्स में, और इंडिया से टॉप पे हैं। इंडिया से 2nd नंबर पे विश्वनाथन आनंद आ चुके हैं, ठीक है। और विश्वनाथन आनंद 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। सो देखो ये इंडिया के प्लेयर्स हैं, इंडिया के टॉप 5, और ये इनकी ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग है। सो अर्जुन एरिगैसी वर्ल्ड नंबर 9 है, इंडिया से टॉप पे है। विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड नंबर 2 है, ग्लोबली 11 नंबर पे। उसके बाद 3 लोग कौन है? प्रज्ञानंदा, गुकेश एंड विदित संतोष गुजराती। ये तीनों नाम आपने सुने होंगे, यंग प्लेयर्स हैं काफ़ी, है ना। तो ये नेक्स्ट रैंकिंग्स पे इंडिया से आते हैं। ओके, चलिए। ओके, एक ऐसा रोबोट जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में जवाब दे सकता है, वो इजाद या बना दिया गया है। Hume.ai कंपनी है, न्यूयॉर्क बेस्ड है। उन्होंने EVI, इस रोबोट का क्या नाम है? EVI। सो जहां रोबोट अगर आप वर्बल इनपुट उनको दो या टेक्स्ट इनपुट दो तो वो वर्बल जवाब या टेक्स्ट जवाब दे देते हैं, राइट। इस रोबोट में एक और ख़ास बात क्या है? ये वॉइस मॉड्यूलेशंस कर सकता है, राइट। तो जैसे हम बातचीत करते हैं तो अगर हम दुख की बात करेंगे तो ओहो आज तो मैंने खाना ही नहीं खाया, ये कार्टून वाली लैंग्वेज है। तो आपका आवाज़ नीचे होती है, आप गुस्से में हो, वॉइस मॉड्यूलेशंस हो रहे हैं, इमोशंस डालते हुए बात करें, वो सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। सो एम्पैथी शो करने वाला, इमोशन शो करने वाला ये रोबोट है। EVI, क्या नाम है भाई इस रोबोट का? EVI वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्वर्जेशनल AI विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेदना या संवादात्मक AI है ये। सो ह्यूम इज अ न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च एंड लैब टेक्नोलॉजी कंपनी। उसने EVI का फुल फॉर्म क्या है? एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस। एम्पैथी होती है ना कि आप दूसरे के इमोशंस को, उनकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं। सो उस एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस के साथ ये बात कर सकती है। EVI का ये फुल फॉर्म है, फर्स्ट कॉन्वर्जेशनल AI विथ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक तरह का API है। API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसमें आपने प्रोग्रामिंग वगैरह कर रखी है, किस चीज़ का किस तरह से क्या जवाब देना है। और एम्पैथिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल से ये पावर्ड है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है कि जिसके अंदर आप बहुत सारा इन्फो या बहुत सारा डेटा डाला हुआ होता है, यूजुअली टेक्स्ट फॉर्म में रिप्लाई करते हैं। सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बहुत सारे डेटा से इसको लेस कर रखा है, प्रोग्रामिंग हो रखी है, और एम्पैथिक वॉइस इंटरफेसेस का EVI नाम है। दिस ELLM रिपोर्टेडली अंडरस्टैंड और आपके टोन्स, वॉइसेस, वर्ड एम्फेसिस को कॉन्वर्सेशंस जैसे हम करते हैं उस तरह से एम्यूलेट कर सकता है। देन अगली न्यूज़ के लिए अगेन हम इंटरनेशनल डोमेन में ही हैं। द कार्बन मेजर्स रिपोर्ट बाय इन्फ्लुएंस मैप।
इन्फ्लुएंस मैप एक नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है और कंपनी है, और उसने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ठीक है, उसने एक रिपोर्ट सामने लाई है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से जो कार्बन मेजर्स हैं, यानी ऐसे मेजर कंपनीज या ऐसे मेजर कंपनीज की बात इसमें की गई है जो मैक्सिमम कार्बन एमिशंस कर रहे हैं। दुनिया भर में जितना भी CO2 एमिशन होता है उसका लगभग 80%, अप्रॉक्सीमेटली 80% सिर्फ 57 कंपनीज जो कि फॉसिल फ्यूल्स में और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोड्यूसिंग में जुड़ी हुई हैं, सिर्फ वही 57 कंपनीज हैं जो कि 80% CO2 एमिशंस दुनिया में कर रही हैं। ये डेटा कब से कब तक का है? 2016 से 2022 तक का है, ठीक है। सो वर्ल्ड की टॉप 3 CO2 एमिटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें तो सारी स्टेट ओन्ड है, यानी सरकारी कंपनीज हैं। सऊदी अरेबिया की सऊदी अरामको, रशिया की गैज़प्रॉम और इंडिया की कोल इंडिया, ये टॉप 3 CO2 एमिटिंग कंपनीज में इनका नाम शुमार है। गॉट इट। और साथ ही साथ एक और डेटा जो सामने आया है कि अधिकतर कंपनीज ने अपना फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन 2015 से बढ़ा दिया। 2015 में जबकि COP21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का, जिसके तहत कहा गया था कि हमें जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं वो 2 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखने हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, यानी प्री इंडस्ट्रियल, जब कारखानों वाला बहुत रेवोल्यूशन नहीं आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो जो हमारे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर थे, आज हमारे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर उस समय से 2 डिग्री सेल्सियस और कोशिश करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करने हैं। ये 2015 में साइन हुआ था कॉप का ये जो अग्रीमेंट था, ठीक है, ट्रीटी थी ये। और उसी साल से अगर हम देखें तो अधिकतर कंपनीज ने अपने फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया है, और यही बात इसके अंदर एक और रिवील की गई है। फर्दर मोर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी एक डेटा इन्होंने शो किया है वापस कि ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड CO2 एमिशंस लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा हाई गए हैं। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा पीक पे लास्ट ईयर है। ये अब अगर आप डेटा देखो, ये 2020 तक का थोड़ा आगे, यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, ये वाली लाइन, और उसके बाद भी आपको एक ग्राफ शूट करता हुआ, कहीं ड्रॉप पर मेजरली शूट करता हुआ दिखेगा, ठीक है जी। सो ये जो कंसर्न है, 50 टू 55 कंपनीज हैं, प्रिसाइसली 57, जो 80% ऑफ CO2 एमिशंस करती है। इंडिया की कोल इंडिया भी इसमें शामिल है। UN पेरिस अग्रीमेंट की हमने बात की, UNFCCC की COP21 तो देख लेते हैं क्या है ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी थी, पेरिस अग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को इसने रिप्लेस किया था। तो ये पेरिस अग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया था UNFCCC COP21 पेरिस में जो मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसमें 2015 में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था और एनफोर्स कर दिया गया था 2016 में, जिसके तहत जिसने भी साइन किया, मेजॉरिटी कंट्रीज, मतलब जो भी UN मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया था कि हम जो हमारे टेम्परेचर्स हैं जो मैंने आपको बताया, वेल बिलो 2 डिग्री प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हम रखेंगे, और कोशिश की जाएगी, हम परसू करेंगे कि 1.5 डिग्रीज तक रखें। और उसके लिए हर एक कंट्री को उनका एक कोटा दिया गया कि भाई कंसिडरिंग योर पॉपुलेशन, योर रिक्वायरमेंट, आप इतना एमिशन कर सकते हो, आप इतना नहीं कर सकते हो, तो आपको उसकी रिपोर्ट भी देते रहने पड़ेगी, ठीक है। UN पेरिस अग्रीमेंट। नाउ न्यूज़ में आपने देखा होगा कि ताइवान में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है और जिससे बहुत तबाही हुई है, पर्टिकुलरली एक बिल्डिंग को बिल्कुल शेक करते और टेढ़ा होते हुए दिखाया गया है। सो ताइवान की जो ताइवान की जो आप लोकेशन देखोगे ना, रिंग ऑफ फायर के आसपास, रिंग ऑफ फायर पे बेस्ड है, मतलब आसपास ही है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोलूँगी ऑन रिंग ऑफ फायर है, लेकिन रिंग ऑफ फायर के आसपास होने की वजह से बहुत प्रोन है। ओके, सो अलोंग रिंग ऑफ फायर हम कहेंगे, अगर रिंग ऑफ फायर यहाँ से जा रही है तो ताइवान बिल्कुल यहाँ पे लाई करता है, वेरी क्लोज टू इट, और उसकी वजह से बहुत सारे अर्थक्वेक से इसको जूझना पड़ता है। सो मैसिव अर्थक्वेक ऑफ 7.2 मैग्नीट्यूड हिट्स ताइवान। इस बार जो ताइवान में अर्थक्वेक आया है उसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड क्या है? रिक्टर स्केल एक स्केल होती है टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। जो वेव्स आई हैं वो कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की वेव्स आई हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स होती हैं। अभी हम देखेंगे, सिर्फ एक स्केल नहीं होती अर्थक्वेक को मेजर करने की, 3 स्केल्स मेन होती हैं, वो अभी हम देखेंगे। सो 7.2 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है उसने ताइवान को हिट किया, और ताइवान प्रोन है अर्थक्वेक के बिकॉज ये बिल्कुल अलोंग पास में लाई करता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के, और दुनिया के 90% अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी, सब रिंग ऑफ फायर के आसपास ही लाई करते हैं। और इस आइलैंड और इसके सराउंडिंग वाटर्स ने करीब 1980 से अगर हम देखें 2000 अर्थक्वेक, हल्के फुल्के अगर आप बोलो 4
मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे या थोड़े उससे ज़्यादा देखो तो करीब 2000 अर्थक्वेक, और 5.5 रिक्टर के मैग्नीट्यूड से ऊपर वाले करीब 100 अर्थक्वेक झेले हैं 1980 से लेके अभी तक। आओ पहले रिंग ऑफ फायर का देखो लोकेशन, ताकि कुछ दिमाग में जाए अगर आपको नहीं पता। ये देखिए पैसिफिक ओशन की बात हो रही है ये अमेरिकाज। अब जो नए बच्चे होंगे तैयारी में वो बोलेंगे मैम अमेरिका तो मैप में इस तरफ आता है। अब भैया धरती गोल है, ठीक है, तो उस हिसाब से इमेजिन कीजिए, इधर देखोगे तो आपको एशिया इस तरफ दिखेगा, अमेरिकाज, फिर अफ्रीका, फिर एशिया। थोड़ा सा ऐसे घुमा दो तो इधर अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है, मतलब इस तरफ, कैसे समझाएं आपको, आपने धरती घुमा दी थोड़ी तो ये अफ्रीका आगे निकल गया, यहाँ पे अमेरिका था ना, वो घूम करके आपको यहाँ दिखेगा, राइट। सो ये अफ्रीका, ये एशिया और ये अमेरिकाज आ गए, ठीक है। तो जब भी हमें अमेरिका और एशिया के बारे में बात करनी होती है इस तरह से हम घुमा लेते हैं। अच्छा, इंडिया का मैप ग्लोबल उस पर थोड़ा ठीक नहीं बना हुआ है, ऐसे बना लीजिएगा। चलो, सो ये रिंग ऑफ फायर है। सो रिंग ऑफ फायर क्या है, जहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स, जो क्रस्ट की प्लेट्स हैं अलग अलग। सो पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है वो बहुत डेंस है, बहुत भारी, और आसपास उसके बहुत सारी प्लेट्स आकर के जुड़ती हैं। देखो, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है, ये आपकी फिलिपीन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, कोको प्लेट है। देयर आर सो मेनी प्लेट्स जो यहाँ आकर के मिलती हैं, और जहाँ पे प्लेट्स मिलेंगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी, बिकॉज प्लेट्स मूव करती रहती है आपस में। जब घर्षण होता है, घिसावट होती है, कुछ प्लेट्स में कभी कभी कोई माइनर क्रैक आ जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी जो एनर्जी उनमें स्टोर्ड होती है वो ऊपर की तरफ रिलीज होती है। तो इस एरिया में बहुत सारे वोल्केनोज हैं, एक्टिव वोल्केनोज, अर्थक्वेक बहुत आते हैं। और यहीं पे मुझे बताओ, दुनिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो किसे कहा जाता है? सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो, ज्वालामुखी दुनिया का किसे कहा जाता है, और कहाँ है? कहाँ है भी बताइएगा। अच्छा, यहीं पे ताइवान की लोकेशन डेफिनेटली आप जानना चाह रहे होंगे। ये यहाँ पे देखो, बिल्कुल रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, उसके बिल्कुल अलोंग, ऑलमोस्ट अलोंग इट इज लाइंग, ऑन इट नहीं है, बिल्कुल अलोंग है। ये जापान वाला हिस्सा इसके अंडर में आ जाता है। देखो, ये बहुत सारी कंट्रीज अभी मैं आपको बताती हूँ। सो बोलिविया, चिली, इक्वेडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, यूएस, कनाडा, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे हिस्से, इन सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स के काफ़ी सारे हिस्से इस रिंग ऑफ फायर पे लाई करते हैं, ठीक है। सो रिंग ऑफ फायर को हम सरकम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, सरकम हॉर्सशू शेप्ड, मतलब उसको एक तरह से सरकमफ्रेंस पे घूम रही है। देखा आपने, ये है हमारा पैसिफिक ओशन, उसके सरकमफ्रेंस पे घूम रही है, यानी बाउंड्री पे ये घूम रही है पैसिफिक ओशन में। और एक्टिव वोल्केनो अर्थक्वेक है, सेमी सर्कल, ये हॉर्सशू शेप की है, करीब 40,000 किलोमीटर लॉन्ग है ये पूरी, करीब, ओके। और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यहाँ पे बहुत सीस्मिक एक्टिविटी होती रहती है। आ गई बात समझ में? अब अर्थक्वेक आया है तो थोड़ा सा हम थियरी अर्थक्वेक का भी देख लेते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? जब जो हमारी धरती है, यानी जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, वो बहुत विग्रसली शेक करती है, इंटेंस शेकिंग होती है हमारे ग्राउंड की, उसको हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्यों होती है? अर्थ सरफेस का मूवमेंट होता है धरती के अंदर से कई बार वेव्स निकलती हैं बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, लेकिन जब वो सरफेस पे पहुंचती हैं और सरफेस को शेक करती हैं, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। जहां अर्थ लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस, ये हमारी अर्थ का अगर हम सरफेस लें, ये टुकड़ा लें, यहाँ हम रहते हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हो रहा है धरती के अंदर, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर। सो लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट्स, उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। और बिल्कुल ऊपर धरती पे जहां इसका मैक्सिमम इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लोकेशन डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एपीसेंटर। एपीसेंटर हम बोलते हैं, यानी बिल्कुल केंद्र। तो वो केंद्र सरफेस पे, हमारे सरफेस पे जो अर्थक्वेक का केंद्र है उसको एपीसेंटर कहा जाता है। और धरती के अंदर जहां से उसकी शुरुआत हुई, हाइपो यानी नीचे, सो हाइपोसेंटर कहा जाता है ना। देखिए, जब दो ब्लॉक्स या टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में स्लिप होंगी, टकराएंगी, क्रैक होंगी, उसकी वजह से ये होता है। और बहुत सारी एनर्जी जो इनमें स्टोर होती है इन प्लेट्स में, वो सीज्मिक वेव्स के तौर पे ऊपर उठ करके आती है और पूरे अर्थ पे जहाँ जहाँ इसका स्कोप है वहाँ पे ये फैलती है, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस शेक होता है। ये देखो, ये डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये हो गया हाइपोसेंटर, ये हो गया एपीसेंटर, और ये पूरी वेव्स स्प्रेड हो रही हैं। ये फॉल्ट वाला एरिया है। फॉल्ट वाला एरिया यानी जहाँ पे ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, आकर के जुड़ रही हैं या स्लाइड हो रही हैं। ये इधर नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे मूवमेंट के।
नाउ स्केल, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट स्केल्स कौन सी हैं? एक तो आप जानते हो रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को, यानी कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उसको मेजर करती है और 0 से 10 पे इसकी स्केल पे नापती है। तो अभी हमने देखा 7.5 अराउंड मैग्नीट्यूड का रिक्टर पॉइंट्स का ये जो अर्थक्वेक है ये आया था। यूजुअली हम रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं। फिर एक और स्केल होती है मर्कैली स्केल या मर्सैली स्केल। ये विजिबल डैमेज को चेक करती है। जैसे कि हमने देखा कितनी तबाही मची, तो हम अगर एनर्जी को चेक नहीं कर रहे, ठीक है, कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप तबाही देख करके कितना नुकसान हुआ है, कितनी बिल्डिंग्स गिरी हैं, कितनी रोडें फटी हैं, उसको देख करके जब आप अंदाज़ा लगाते हो कि कितनी इंटेंसिटी रही होगी इस अर्थक्वेक की, उसको हम कहते हैं मर्कैली स्केल। सो मर्कैली स्केल विजिबल डैमेज को देख करके जब हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी चेक करते हैं 1 से 12 पे इसको आंका जाता है। और एक और होती है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, MMS। मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल ये बोलती है कि जो आपका फॉल्ट लाइन थी, जैसे हमने देखा एक नीचे जा रही है, एक ऊपर आ रही है, ये वाली जो फॉल्ट लाइन है, यहाँ से कितना शिफ्टिंग हुई जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया। सो मूवमेंट ऑफ रॉक अलोंग द फॉल्ट, ठीक है। सो जहाँ पे फॉल्टिंग है वहाँ से कितना मूवमेंट हुआ है उस मोमेंट के अंदर जब अर्थक्वेक जनरेट हुआ, और ये यूजुअली लार्जर अर्थक्वेक्स को मेजर करने के काम में आता है। तो ये 3 स्केल्स हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अर्थक्वेक वेव्स, जब अर्थक्वेक आता है तो अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है टेक्टोनिक प्लेट्स में वो रिलीज होती है, तो वो वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती है, और उन वेव को हम सीस्मिक वेव जो हम बोलते हैं उनको हम बॉडी वेव्स में और सरफेस वेव्स में कैटेगराइज करते हैं। देखिए, जब अर्थक्वेक शुरू होता है तो उसकी एनर्जी जो पूरी अर्थ है उसमें से होकर के बाहर आएगी, ये बॉडी वेव के फॉर्म में आती है। और बॉडी वेव भी 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी PNS वेव्स। प्राइमरी वेव वो जो कि सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है रिलीज होना, और ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में से पास ऑन हो जाती है, सरफेस पे पहुंच जाती है। सेकेंडरी वेव इसके बाद आती है। सेकेंडरी वेव थोड़ा सा टाइम लैप्स लेकर के, थोड़ा सा गैप लेकर के आती है और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास हो सकती हैं। जब ये P और S वेव यानी बॉडी वेव सरफेस के आसपास पहुंचती हैं, यहाँ कहीं पहुंचती हैं और रॉक्स वगैरह से इंटरेक्ट करती हैं, तो एक नए तरह की ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स बनाती हैं जिन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं। और सरफेस वेव्स अगेन 2 तरह की हो सकती हैं, लव वेव्स एंड रिले वेव्स। लव वेव्स, सो लव वेव्स जो कि ऐसे ऐसे चलती हैं, ठीक है, और रिले वेव्स जो कि इस तरह से चलेंगी, और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। सो बॉडी वेव्स और सरफेस पे आके लव एंड रिले वेव्स। समझ में आ गई चारों? तो चलिए, ये था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप जो भी अर्थक्वेक से रिलेटेड हमने स्टैटिक किया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कच्छ थी वो आइलैंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी न्यूज़ थी हमने कवर कर ली। रिविजन सेशन की तरफ मूव करेंगे। रेडी हो जाओ, आंसर करो फटाफट। पहला क्वेश्चन, विच स्केल मेजर्स अर्थक्वेक इंटेंसिटी बेस्ड ऑन विजिबल डैमेज? जो डैमेज हमको दिखता है, बिल्डिंग गिर गई, कार गिर गई, रोड फट गई, लोग मर गए, इस डैमेज को देख करके जब हम अर्थक्वेक कितनी इंटेंसिटी का इसका अनुमान लगाते हैं, पता लगाते हैं, उस स्केल को क्या कहते हैं? मर्सली या मर्कैली स्केल। कितने लोग मरे, कितनी गाड़ियां मरी, कितनी बिल्डिंग मरी, उससे मर्सली स्केल आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय सी कैंप फॉर स्टडिंग सिंगल सेल्स? सी कैंप ने IIT मद्रास के साथ में मिल करके सिंगल सेल की स्टडी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया। काफ़ी सस्ते में ये सिंगल सेल की हम स्टडी कर सके। उसका प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सेल्स को हम ड्रॉप में डालते थे, सो ऑप्टी ड्रॉप विल बी द राइट आंसर। वेयर वॉज द CAR T सेल थेरेपी डिजाइंड एंड डेवलप्ड? CAR T सेल थेरेपी हमने देखी जिसको प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने लॉन्च किया है, और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ में मिलके IIT बॉम्बे, तो IIT बॉम्बे में इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया। टेस्टिंग इसकी टाटा मेमोरियल में हुई है। सी विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्वर्सेशनल AI इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूम? Hume.ai ने एक कॉन्वर्सेशनल और इमोशनली इंटेलिजेंट AI शुरू किया। आई एम सो सॉरी। सो उसका नाम क्या है? उस रोबोट का, उस AI का नाम क्या है? एम्पैथिक वॉइस इंटरफेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें एम्पैथिक कॉन्सेप्ट या ट्रेड्स भी हैं। EVI इसका नाम है। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ, आज हमने रिविजन क्वेश्चन नहीं लिए, कल लिए थे। डेली इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं, सो आज मैंने अवॉइड कर दिया, कल हम वापस से ले लेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द टॉप रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर इन लेटेस्ट FIDE रैंकिंग? इंटरनेशनल चेस रैंकिंग सामने आई है, उनमें इंडिया से टॉप शीर्ष का चेस खिलाड़ी कौन है? ठीक है, राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये हो गया आज का पूरा सेशन। कल दिन में 12 बजे हम वापस मिलेंगे, कल सैटरडे है, यस। और जाते जाते एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूजफुल
बहुत मतलब का थॉट है। सो मेनी डोर्स विल ओपन, so many doors will open when you realize that it's okay to start over. Remember that. हमें ना हमारी जो पहले की जनरेशन है उससे कहीं ना कहीं एक फियर मिलता है विरासत में। अपार्ट फ्रॉम मेनी क्वालिटीज़, अपार्ट फ्रॉम मेनी गुड ट्रेड्स, हमें एक थोड़ा सा डर भी विरासत में मिलता है कि जल्दी से पढ़ाई ख़त्म कीजिए और एक करियर पकड़िए और सेटल हो जाइए। क्योंकि जब तक नौकरी या बिजनेस से तो हम यूजुअली आम, अगर आप लोअर इनकम ग्रुप की बात करें, कतराते हैं। फिर भी जल्दी से करियर पकड़िए, सेटल हो जाइए, शादी कीजिए, बीवी आ गई, हस्बैंड आ गया, बच्चे हो गए, नाउ यू आर सिक्योर, इजंट इट? जब तक ये नहीं होगा तब तक आप सेटल नहीं हो। और ऐसा क्यों करने को कहा जाता है? बिकॉज पता नहीं इसके बाद लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या तुम 30-40 तक सेटल ही नहीं होगे क्या, या बिजनेस मत करो क्योंकि डूब जाएगा तो क्या होगा। ये सारे फियर हमको विरासत में मिलते हैं, राइट? लेकिन ये कोट और मेरी पर्सनल बिलीफ भी मुझे कहती है, बिकॉज मैंने भी अपना आउटलुक ओवर द टाइम चेंज किया है। आई वॉज ऑल्सो समहाउ ऑफ द सेम आउटलुक कि एक अच्छा सा करियर ले लो, अच्छी सी शादी कर लो, सेटल हो जाओ। लेकिन ये सेटलिंग इज अ मिथ। क्या हो गया अगर बिजनेस डूब जाएगा? होगा तब जब आपके अंदर वो विगर खत्म हो गई, आपके अंदर वो चाह खत्म हो गई, आपके अंदर वो गट्स खत्म हो गए कि हम वापस से शुरू कर सकते हैं। यार, आपका बिजनेस यहाँ था, आपका बिजनेस ट्रिपल डाउन हो गया, आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ से शुरू क्यों नहीं कर सकते वापस? लोग क्या कहेंगे? एक मेजर चैलेंज तो यही होता है ना, लोग क्या कहेंगे। कहने दो, रिश्तेदार बोलेंगे क्या हुआ भाई, आप तो ये, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे थे, आप तो ये एग्जाम दे रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आप तो क्या हुआ, 3 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, नहीं हुआ, क्या कर रहे हो? अच्छा टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो व्हाट? आप बोलो हाँ जी नहीं हुआ, पूरी मेहनत कर ली, इस एग्जाम में लगे हुए हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ तो। बस इतनी सी गट्स की ज़रूरत होती है। अपॉर्चुनिटीज़ में कभी कमी नहीं है, ऐसा नहीं। और आज के टाइम में बिल्कुल कमी नहीं है। घर बैठे वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन मोड पे इतना काम है कि आप अगर करना चाह रहे हैं वाकई में तो कभी कमी नहीं है। क्या हुआ एक नौकरी छूट गई, क्या हुआ एग्जाम में फेल हो गए, क्या हुआ अगर बिजनेस ठप हो गया, क्या हो गया मैरिज फेल हो गई, क्या हो गया मैरिज हो ही नहीं रही, इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ओवर अगेन। जब तक आपके अंदर ये इट्स ओके टू स्टार्ट ओवर जिंदा है ना, तब तक आप 80 साल की उम्र में भी कुछ भी कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ तब भी रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। हमारे अंदर वो जो एक इच्छा होती है ना स्टार्ट ओवर की, उसकी कमी होती है। तो इस झिझक से जब बाहर आएंगे ना, दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे हमारा तो स्टेटस इतना ऊंचा था नीचा चला गया, इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन, यू आर हियर टू एक्सपीरियंस लाइफ इन इट्स फुलेस्ट फॉर्म, नेवर शाई अवे फ्रॉम दैट। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, जल्दी मिलेंगे, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।